नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस वक्त जेपी नड्डा को सुन रहे थे। आज इसी विषय पर हमारी बहस, हमारी हुंकार भी है। जेपी नड्डा इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं। उनके पीछे लॉकेट चैटर्जी आपको दिखाई दे रही थी, दिलीप घोष आपको दिखाई दे रहे थे। वहां तमाम जो अरसे से पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का झंडा और वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम नेता आज जेपी नड्डा के पीछे दिखाई दिए। चुनाव खत्म हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन बावजूद उसके आप ये कहेंगे ये राजनीति क्यों? ये राजनीति इसलिए क्योंकि वहां पर गुंडा राज इस वक्त दिखाई दे रहा है। हिंसा चरम पर दिख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, घर से बाहर मारा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। और इन सब के बाद नंदीग्राम में रिटर्निंग ऑफिसर गुहार लगा रहे हैं कि मेरी रक्षा की जाए, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, उसी पर आज की हुंकार है। सवाल सीधे तौर पर जहन में यह आता है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, या ममता दीदी को क्या इसी दिन के लिए चुना गया था? पहला सवाल जो जहन में आता है। दूसरा सवाल यही है कि 2 दिन में कई लोगों की मौत और हिंसा के लिए आखिरकार किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? कौन जिम्मेदार है? सवाल यह भी कि जब राज्य में कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए, ये कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, आइडियोलॉजिकल फाइट हो रही है, ये क्या शोभा देता है? क्या ये इंसानियत का तकाजा है? और सवाल तो ये भी है कि चुनाव के ठीक बाद अगर ये हाल दिख रहा है तो फिर आगे क्या होगा? ये बड़ा सवाल है। और सवाल आज 5 बजे में ये भी कि बंगाल के इस तरह से खूनी खेल को देखने के बाद ममता बनर्जी क्या करेंगे? ये वो सारे सवाल हैं। और आज मेहमानों की बहुत लंबी लिस्ट और फहरिस्त नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ गए हैं और मेरे साथ मानव जायसवाल जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन दोनों का मैं स्वागत करूं। उसके साथ ये भी बता दूं कि अभिज्ञान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी और नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद ये दोनों नेता आमने सामने, सच झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी, आज हुंकार में पश्चिम बंगाल को लेकर। चुनाव खत्म, लेकिन बंगाल में बवाल जारी। टीएमसी की जीत के बाद बंगाल में नई जंग। कहीं आगजनी, कहीं लूट तो कहीं हत्या। पीएम मोदी चिंतित, गवर्नर से की बात। कार्यकर्ताओं के परिवार से मिलने पहुंचे नड्डा। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। हिंसा को लेकर टीएमसी पर बरसी बीजेपी। रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं। बीजेपी पर ममता की पार्टी का पलटवार। हमारा लीडर तृणमूल का हमारा ममता बनर्जी भी बोला है, आप लोग जानते हैं, तो कोई हिंसक तो घटना हम लोग का जुड़ा नहीं है किसी जगह में। खत्म हुआ चुनाव, अब बंगाल में क्यों तनाव? मैं ये फेस ऑफ शुरू करूं, यानी गौरव भाटिया वर्सेस मानव जायसवाल आप देखें, उससे पहले मैं अभिज्ञान से एक रिएक्शन लेकर शुरुआत करना चाहती हूं। अभिज्ञान फ्रॉम डे 1, जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हुंकार भरनी हमने शुरू की है, इस बात को लेकर चिंता हमेशा हुई है, जीते कोई भी, लेकिन गुंडों की जीत नहीं होनी चाहिए। यहां पर जीती भली ममता बनर्जी, लेकिन जीत ऐसा लग रहा है जैसे उन तमाम गुंडों की हुई है जो इंतजार कर रहे थे कि कोई हारे कोई जीते और हम हिंसा पर फिर उतारू हो जाए।
सही बात है रूपिका, लगातार हम और आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आज ट्वीट करके भी बिल्कुल स्पष्ट किया है, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई स्पेस ही नहीं है किसी तरह के वायलेंस की। ये भयंकर रूप से निंदनीय है, ये बंगाल है, ये किस किस्म का बदलापुर इसको बनाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने आज दिन में ही लिखा कि इससे जितना भी जीत का क्रेडिट होता है ये ममता बनर्जी का स्वतः, अगर वो नियंत्रित नहीं स्थिति बनती है तो वो धुल जाएगा। ये किसी भी सूरत हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि मैंने चुनाव के नतीजे आने के दिन जब ये स्पष्ट हो गया था कि ममता बनर्जी की भारी जीत हो रही है, मैंने आपसे कहा था कि अब समय है कोलकाता और नई दिल्ली के साथ काम करने का, कोरोना से लड़ने का। प्रायोरिटी ये है, उसके बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। राजनीतिक दुश्मनी में एक इतनी बड़ी मैंडेट के बाद तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सवाल। ममता बनर्जी के लिए स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, और इस तरह का रिएक्शन उनको, उनके ऑब्वियसली इतना बड़ा चुनाव जीती हैं, इससे स्पष्ट है कि उनका काडर बहुत मजबूत है, उनकी रीच बहुत मजबूत है, उनके स्थानीय नेता बहुत मजबूत हैं। तो उन सबको बात करनी होगी, बोलना होगा, कहना होगा कि नहीं, बंगाल की सड़कों पे, गाँव में इस तरह की हिंसा नहीं चाहिए। चुनाव जीता गया है, कोई जंग नहीं हो रही है इस तरह की कि आप हिंसा पर उतारू हो जाए। अगर ये नहीं सर पर बांधेंगे तो ममता तो फिर इस हिंसा की जिम्मेदारी भी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी। पॉइंट है अभिज्ञान, और इसीलिए आप मानव जायसवाल की शुरुआत आपसे ज्यादा ममता बनर्जी मैं जीत की बधाई क्या समझना चाहिए, मुझे लगता है एब्सोल्युटली। मानव जायसवाल, मैं सच में चाहती थी जीत की बधाई दूं, जश्न के माहौल में आपको पूछूं कि कौन सा फॉर्मूला काम कर गया, लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी तो मुझे नहीं लगता ये ममता बनर्जी की जीत है, ये सबसे बड़ी हार कहलाएगी फिर तो। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और पूरे देश को प्रणाम करता हूं। और इस समय जो कोविड की आपातकालीन स्थिति है, हमारी संवेदना हर परिवार के साथ है, उनके प्रियजनों के साथ है। बहरहाल जो हो रहा है ये दुखद है, ये निंदनीय है और ये बंगाल नहीं है। जहां तक ये सिचुएशन जिस तरीके से आई है, हमारी नेत्री ने पूरे संज्ञान लेने की बात कही है। ये कल तक का दृश्य है। आज सुबह से जिस तरीके से पुलिसिंग का टोटल राउंडिंग हो रहा है, हर इलाके में राउंडिंग हो रही है, लोगों को खोजा जा रहा है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मुझे मैसेज आए हैं, हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और कोई भी हिंसा अगर कर रहा है, मैं बोलना चाहता हूं, कोई भी अगर वो हिंसा कर रहा है, मत कीजिए, वो किसी क्या कड़ी से कड़ी निंदा। यहाँ पर बलात्कार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या किसी पार्टी का नहीं है? क्यों? वहां पर टीएमसी के बैनर तले वो लोग घूम रहे हैं, घर घर दर लोगों को निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। क्या मतलब कि किसी पार्टी का काडर नहीं है? वो आपकी पार्टी का काडर है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर जायसवाल। मैडम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे 10 करोड़ 11 करोड़ जनता के साथ है और हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट। और ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छूट दी गई है कि लोगों को खोजे, उनको आपको नहीं, आपकी निंदा नहीं चाहिए मानव जायसवाल, आपकी निंदा नहीं चाहिए। इस देश को सर झुकाकर आपकी माफी चाहिए, आपकी निंदा नहीं चाहिए, आपकी माफी चाहिए। गौरव भाटिया। मैडम, मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारे भी कुछ लोग मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उनके कोई लोग होते हैं। बंगाल में आज जो हो रहा है ये निंदनीय है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। कौन? नहीं मानव जायसवाल, डू नॉट ट्राई टू, नहीं, आप पूरे इशू से भटकिए मत मानव जायसवाल। मैं कह रही हूँ इलेक्शन के रिजल्ट आ जाने के बाद मुझे एक आपका कार्यकर्ता बताइए, एक आपका कार्यकर्ता बताइए जिसकी मृत्यु हुई हो, जिसकी हिंसा में मौत हुई हो। 2 कार्यकर्ता मारे गए हैं वर्धमान में। मुझे बताइए इलेक्शन की काउंटिंग के बाद। मैडम, जो भी है मैडम, आज कार्यकर्ताओं ओके, गौरव भाटिया, आज बंगाल का विषय है। गौरव भाटिया, जो हो रहा है ये गलत है। अरे अब कार्यकर्ता ना मानव जायसवाल प्लीज अब रुक जाइए। सुबह से कहीं में भी नहीं, संज्ञान नहीं, मैं कह रही हूँ संज्ञान की आवश्यकता नहीं, संज्ञान मत लीजिए, संज्ञान जिसे लेना है वो ले लेगा। मानव जायसवाल अब रुक जाइए,
अब गौरव भाटिया को जवाब देने दीजिए। मैडम एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड। आई हर्ड यू सर, आई हर्ड यू। मानव जी मैंने सुना, आप दोनों को बहस करनी है ना, आप दोनों को बहस करनी है। गौरव भाटिया को ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए। यू हैव कंट्रोल्ड इट, यू हैव कंट्रोल्ड इट। जब पानी पूरा बह गया, you have controlled it. Oh, so very thank you, Manav Jaiswal. Gaurav Bhatia. We were not in the administration. It was under the Model Code of Conduct. It was under the Election Commission. People have been continuously for last 2.5 years have maligned the face. Gaurav Bhatia, Manav Jaiswal, अब सब्र रखिए, अब सब्र रखिए, खंडित किया गया है। आप सब्र रखिए। नहीं तो किसने खंडित किया है मानव जायसवाल? और मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, गौरव भाटिया आए हैं। गौरव भाटिया बात करेंगे आपसे। गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आपके साथ की हमारी पार्टी के, हमारी नड्डा जी ने जो बात अभी कही वही बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। पश्चिम बंगाल में लगता है लोकतंत्र नहीं है, गुंडा तंत्र है, और इनकी कड़ी निंदा ये कर रहे हैं। क्या उससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो भारतीय नागरिक है पश्चिम बंगाल में रहने की गलती कर गए, उनकी जान वापस आ जाएगी? जो हमारी बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया टीएमसी के गुंडों ने, उनकी इज्जत वापस आ जाएगी? वो माँ की ममता, नाम है ममता, कहाँ गई है? और देखिए, मैं एक विधिक पहलू भी रख दूं। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी थी, दोबारा शपथ लेंगी। क्यों कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई? ललिता कुमारी का जजमेंट पढ़िए सर्वोच्च न्यायालय का। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, गंभीर अपराध होगा, तो एफआईआर लिखना जरूरी है। जब मेरी बात खत्म हो जाए, सारे दर्शकों को, पूरे भारत को ये जरूर बताइएगा कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्ट टीएमसी के गुंडों की अभी तक करी है। दूसरी बात, अविदित सरकार, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता फेसबुक लाइव करते हैं कि मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस गए हैं, मुझे मार देंगे, और उनको मार दिया जाता है। हमारी बहनें, हमारी माएं, जो वहां पे केवल उनका कसूर ये था कि वो टीएमसी की समर्थक नहीं थी। रूबिका जी आप बताइए, उनके साथ बलात्कार हो जाता और इनको शर्म नहीं आती है? यहाँ पे चाय की सिसकियां पी के कह रहे हैं कि हम कड़ी निंदा करते हैं। और मैं क्या जरूर करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र भारत में जीवित रहेगा। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय भी है, मैं जानता हूं। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय जो हमारे देश के हैं वो भी संज्ञान लेंगे। और अगर ये सरकार ममता बनर्जी के इशारे पे चल के हमारे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करेगी, हमारी माँ और बहनों की इज्जत उठेगी, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। और जो कार्यकर्ता सुन रहे हैं उनको भी कह दे, उन कार्यकर्ताओं को भी कह दे, भारतीय बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अगर आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे सर, आपका सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम चाहते हैं कि आप बताइए, सपोर्ट मत करिए, हम भी आपके साथ बताइए, सपोर्ट मत करिए। आपके खूनी हाथों का सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। रक्त रंजित राजनीति करते नहीं सर, रक्त रंजित हाथें हमारी है सर, बताइए रक्त रंजित हाथें हमारी है सर। कितनी अरेस्ट हुई है बताइए? दादरी आप क्या बताएं? मंडल एफआईआर कितनी अरेस्ट? रूबिका जी ये सवाल पूछते रहिएगा तब तक इनको शर्म ना आ जाए। कितनी एफआईआर, कितनी अरेस्ट, कितने टीएमसी के गुंडे जेल गए बताइए? क्लेम कर रहे हैं कि ये गलत है, कि हम क्लेम कर रहे हैं कि गलत है और इसका संज्ञान नहीं है। और हम बता रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी का हो, वो किसी का भी पार्टी का हो, हर रोज इंसान को कटघरे में खड़ा करेंगे। मानव जायसवाल, गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले थे, रुक जाए। मानव जायसवाल, किस बात आज आपको ये सारी चीजें सुननी पड़ेंगी मानव जायसवाल, क्योंकि आप ही की पार्टी का बैनर लेकर, झंडा लेकर घर में घुसा जा रहा है। क्यों नहीं सुननी पड़ेगी, मुझे ये बताइए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। जो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना, जो गौरव भाटिया पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। कितनी एफआईआर की आपने? अरेस्ट कितनी गिरफ्तारी हुई टीएमसी के गुंडों की बताइए? एफआईआर तो मैंने तो खुद ही एफआईआर का संज्ञान लेने के लिए बोला है। उसके पहले भी पुलिस मैडम किसके नाम पे एफआईआर होगी? क्या गौरव जी तो अरे मैडम वकील है, गौरव जी वकील है।
प्लीज मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए प्लीज मेरी मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। मानव जायसवाल 10 सेकंड दे दीजिए गौरव भाटिया को, और उसके बाद मैं आपको अपनी बात रखने का मौका दूंगी, ठीक है? 10 सेकंड गौरव भाटिया। भूमिका जी, इस कार्यक्रम में मेरा केवल एक ही सवाल रहेगा। मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं अधिवक्ता हूँ, और जो एक अधिवक्ता को करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ और करूंगा भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, चाहे टीएमसी के लिए कोई वोट करे ना करे, लोकतंत्र को बचाने की शपथ ली हुई है उन्होंने। अभी तक क्या किया है? कितनी अरेस्ट, कितनी एफआईआर, कितने टीएमसी के गुंडे जेल की सलाखों के पीछे, जिन महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, जिनके घर में आपने उनके वारिस को मार दिया है, हत्या हो गई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अभी तक हुई है बताइए। ये जो नंगा नाच चल रहा है, इसको 48 घंटे हो गए, क्या किया बताइए। जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ मैडम हमने क्या किया है। पहले हमने 48 आवर्स मानव जायसवाल। No, madam, it's not about 48 hours. It's about a lot of people, and whoever is involved, we are going behind them. The administration is working rigorously. There have been lot police officers, जो थे, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुत जन को चेंज किया, बहुत लोगों का वहाँ का टोटल जो लोकल डेमोग्राफी है उसका पता नहीं है, उसका संज्ञान नहीं है। हमने सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स को ऑलरेडी संज्ञान लेने के लिए बोला है। हमारी ने पूरी निंदा करी है। कितनी एफआईआर ममता बनर्जी कहाँ छुपी है बताइए। मुख्यमंत्री के तौर पे बाहर निकल नहीं सकती है, आज बातें नहीं दे सकती है कि टीएमसी के गुंडों को हम सबक सिखाएंगे। ये ममता बनर्जी के इशारे पे ही होगा। गौरव जी सुनिए, खेला हो गए, आप नहीं खेला हो गया, ये खेला हो गया। एक सेकंड गौरव भाटिया, रुकिए। मानव जायसवाल आप क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हैं? मानव जायसवाल नहीं क्या किस बात पर चीख रहे हैं आप इतना? आप किस बात पर इतना चीख रहे हैं मानव जायसवाल? किस बात पर चीख रहे हैं आप? अरे जितना अभी चीख रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, आप तब चीखते ना जब उन औरतों को सरेराह बाल से खींच रहे हैं आपके टीएमसी के कार्यकर्ता। तब चीखते ना जब घर जाकर आग लगा रहे हैं आपके कार्यकर्ता। तब चीखते ना जब हाथों में तलवार लेकर माथे पर वार कर रहे हैं। तब चीखते ना सर। मानव जायसवाल नरेंद्र मोदी के नाम पर चीखे मार रहे हैं आप। चीखे मारिए ना। आज के ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाएंगे। आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाएंगे। आप अपनी आइडियोलॉजिकल वॉर के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार रहेंगे। अरे जीत गए ना सर, क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए बताइए। हमारा बंगाल जल रहा है, हमको गलत नहीं लगेगा। अब क्या बात करिए, वो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के कहने से हुआ है सब, तो मैं उनके लिए नहीं। कौन जला रहा है आपका बंगाल? मानव जायसवाल कौन जला रहा है आपका बंगाल? मुझे बताइए कौन जला रहा है आपका बंगाल? जी के कहने से हुआ है, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या उनको एक पॉइंट पे यहाँ पर रखना चाहता हूँ। कौन जला रहा है आपका बंगाल? मुझे नाम बताइए। मानव जायसवाल मुझे नाम बताइए, कौन लोग हैं जो आपका बंगाल जला रहे हैं? कौन लोग हैं? मैडम इतने घृणात्मक तरीके से जो कैंपेन हुआ है, जो जहर घोला गया है, कौन लोग हैं जो आपका बंगाल जला रहे हैं? मुझे नाम बताइए। वो लोग कौन है, उनकी पहचान बताइए मुझे। मैं बताती हूँ उनकी पहचान। आपके बंगाल को आपके टीएमसी के कार्यकर्ता जला रहे हैं। आपके बंगाल को वो कार्यकर्ता जला रहे हैं जिनको लगता है कि किसी और विचारधारा का यहाँ पर आना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं मैडम, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल की जनता जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उनको क्या ज्ञान नहीं है? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या उनको उनकी आस्था नहीं है हमारे? एक बात बताऊं आपको, सारी बहस तभी खत्म हो गई थी जब आप गौरव भाटिया के उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, जब उन्होंने आपसे बहुत सिंपल लहजे में एक चीज पूछी कि कितनी एफआईआर हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं दोबारा आपसे ये सवाल पूछूंगी जब जब मौका मिलेगा, कितने एफआईआर हुई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मानव जायसवाल। गौरव भाटिया, मेरे पास वक्त नहीं है। अभिज्ञान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं जो बंगाल को शर्मसार कर दे। अब आप ये सोचेंगे कि हुंकार के वक्त बाबा रामदेव से रूबिका लियाकत आखिर क्या बात करेंगी। दरअसल आप भी जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज को सबसे ज्यादा किस चीज की दरकार है?
मेरे पास ट्विटर पर, फेसबुक पर, फ़ोन पर, मैसेजेस पर जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है वो एक चीज़ को लेकर आ रही है कि हमारे पेशेंट को ज़रा दाखिला दिलवा दीजिए अस्पताल में। वो आप नोएडा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, आप किसी भी राज्य का कोई शहर ले लीजिए देश के। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, और इसीलिए आज बाबा रामदेव को बधाई देना, बाबा रामदेव का शुक्रिया अदा करना हुंकार में ज़रूरी हो जाता है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर बाबा रामदेव की संस्था 2 कोविड अस्पताल जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक चलाने वाली है। यहाँ पर जितने भी गंभीर रूप से इन्फेक्टेड कोरोना के मरीज हैं उनका इलाज किया जाने वाला है, और इसीलिए ये कदम सराहनीय है। बाबा रामदेव ने इन 2 अस्पतालों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इलाज कैसा होगा? आयुर्वेद से इलाज होगा या फिर वहाँ पर अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल होगा? डॉक्टर्स कौन से होंगे? वेद ख्याल रखेंगे या MBBS डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं? क्या वहाँ पर पतंजलि की तरफ से सारी की सारी सेवाएं दी जाएंगी, या फिर बाहर से दूसरे डॉक्टर्स उन अस्पताल में आकर सेवा देने वाले हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज बाबा रामदेव जवाब उनका देने वाले हैं। बाबा रामदेव अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज़ पर। सबसे पहले तो सर झुकाकर अदब से आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है बाबा रामदेव तो वो अस्पतालों में बेड की कमी है, और आप आज ये खबर देते हैं कि पतंजलि की तरफ से 2 अस्पताल उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर चलाए जाएंगे। ये कहीं ना कहीं उम्मीद देती हुई खबर है। बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मेरा बहुत बहुत प्रणाम रूबिका बहन आपको, और मैं बहुत कृतज्ञ हृदय से इस बात को कहता हूं कि यहाँ के DM रविशंकर जी ने, और यहाँ के जो हमारे मंत्री जी भी हैं और सांसद भी रमेश पोखरियाल जी ने, और तीर्थ सिंह जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यदि पतंजलि सहयोग करे तो हम एक ये मेला हॉस्पिटल बनाया था 150 बेड का, इसको और इसके साथ एक दूधाधारी बर्फानी हॉस्पिटल है। यहाँ हम आपके सहयोग से लोगों को 90 से लेकर 99% तक ये एलोपैथी के जो स्टेरॉइड हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, रेमडेसिविर और तमाम तरह के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इन पर जाना ही ना पड़े, और लोगों को जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, थोड़े सीरियस पेशेंट हैं, बहुत क्रिटिकल केयर वाली भी व्यवस्था रखी है। एक तो आदमी को भरोसा हो जाता है रूबिका जी, जब उसको साथ में ऑक्सीजन लगी हुई होती है, और थोड़ा ऑक्सीजन लेवल ये बेशक करीब 80 के करीब पहुंचने पर, 80-85 पहुंचने पर ये आदमी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने की कोशिश करता है। जब उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, ICU बेड भी है, जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर भी है, तो उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। और उस बढ़े हुए हौसले के साथ जब हम ये सारा ट्रीटमेंट उसको देंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं रूबिका जी, 90 से 99% लोगों को हम इन प्राकृतिक तौर तरीकों से स्वस्थ कर पाएंगे। रूबिका जी। बाबा रामदेव, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपने 2 अस्पतालों को चलाने का जिम्मा ले लिया है, ये चलेंगे कैसे? आपने कहा कि अंग्रेजी दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, मतलब उस अवस्था में ना पहुंचे मरीज, इसीलिए वो आपके अस्पताल में आएंगे। तो मैं ये मान के चलूं कि यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा? हंड्रेड 100% आयुर्वेद के साथ साथ नेचुरोपैथी का भी इलाज होगा। यहाँ पर यज्ञ थेरापी भी होगी, या म्यूजिक थेरापी भी होगी, पूरी स्पिरिचुअल हीलिंग भी होगी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक तरह से आहार चिकित्सा, न्यूट्रिशियस फूड दे करके, यहाँ ये तो सब चलो कुछ औषधियाँ थी आपकी जानकारी के लिए। जैसे लोगों को क्या होता है, देखो हम जिनको जरूरत होगी, अभी भी मैं कह रहा हूँ, उनको हम स्टेरॉइड भी देंगे जब फेफड़े 50% से ज़्यादा CT स्कैन में दिख रहा है कि इसका
का 50% से ज़्यादा फेफड़ों को ऑक्यूपाई कर लिया है कोरोना ने, तो उसको स्टीरॉयड भी देने पड़ सकते हैं, उसको थोड़े एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं, उसको कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स रेमडेसिविर आदि भी वो, लेकिन अपरिहार्य अवस्था में बहुत ज़्यादा ये एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड और रेमडेसिविर आदि दूसरे जो ड्रग दिए जा रहे हैं सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए कोविड प्रोटोकॉल में तय किए गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं, उससे लोगों का बीपी शूट कर रहा है, उससे लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उससे लोगों की शुगर बढ़ रही है, उससे लोगों की बेचैनी बढ़ रही है, नींद उड़ रही है, पित्त बढ़ रहा है, लोगों के उल्टी दस्त लग रहे हैं। तो उनको हम यहाँ ये आयुर्वेदिक सारवार है, जैसे बेल का प्रयोग है, आंवले का प्रयोग है, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस है, उन लोग हाँ जी जी रूबिका जी। बाबा रामदेव, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि बहुत सीरियस हालत में जो मरीज़ हैं वो उस अस्पताल में आएंगे। ये जो सीरियस हालत में मरीज़ आते हैं बाबा रामदेव, उनको ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही होती है, उनके फेफड़े जो हैं, उनके लंग्स जो हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके होते हैं। ऐसे में आपके पास क्या सिलेंडर की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है? मैं एकदम अगर मैं कहूँ कि सामान्य भाषा में, देखिए आयुर्वेद के लिए आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है, वो इमीडिएटली चीज़ें ठीक नहीं करता है, ये मैंने आप ही से सीखा है। तो ऐसे में ये वो पेशेंट्स जो आपके पास आएंगे उनको आप कैसे ठीक करेंगे? रूबिका जी, यहाँ पर 150 के 150 बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जिनको थोड़ा और क्रिटिकल हैं तो उनके लिए आईसीयू की व्यवस्था है, और ज़्यादा क्रिटिकल हैं, सीवियर कंडीशन में है पेशेंट, तो उसके लिए वेंटिलेटर की भी आवश्यकता है। तो हर बेड के साथ ऑक्सीजन है, आईसीयू अलग से है और वेंटिलेटर भी है, तो तीनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। उसके साथ मैंने ये कहा कि उनको प्राणायाम भी करना है, उनको जो है म्यूजिक थेरापी भी देनी है, उनको मड थेरापी भी देनी है, उनको ये सारे तौर तरीके में एक एक करके आपको बताता हूँ क्यों मैं ये कह रहा हूँ। अब जैसे किसी को एकदम पेट बहुत गर्म है, उल्टी लग रही है, दस्त लग रहे हैं, तो मिट्टी की पट्टी जो मैं यहाँ आपको दिखा रहा था, ये किसी नेचुरोपैथी के चिकित्सालयों में तो दी जाती थी। कोविड हॉस्पिटल में पहली बार पेट पर, माथे पर मिट्टी की पट्टी भी हो। किसी को सीवियर बुखार है तो उसको ये जो एक कॉटन का कपड़ा होता है उसको गीला करके और शरीर पर लपेट दिया जाता है टेम्परेचर को डाउन करने के लिए। कई उपाय किए जाते हैं, पैरासीटामोल आदि दिए जाएंगे, गिलोय तुलसी दी जाएगी, ये यहाँ पर भी है, ये गिलोय है, ये तुलसी है। लेकिन इसके साथ साथ उनको नेचुरोपैथी के तौर तरीके भी अपनाए जाएंगे। तो ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये सब कुछ होगा। जरूरत पड़ने पर उनको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी दिए जाएंगे, लेकिन 90 से 99% डॉक्टर्स कौन होंगे की जाएगी। ये अब तो डॉक्टर ये एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स होंगे बोल रहे या डॉक्टर हाँ, ये एलोपैथी के भी होंगे। हाँ, मैं वो समझ रही डॉक्टर एमडी डॉक्टर भी होंगे, नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर भी होंगे, योगाचार्य भी होंगे, सारे एक होलिस्टिक अप्रोच होगी ट्रीटमेंट में। रूबिका जी, एक होलिस्टिक अप्रोच होगी, हम पैथियों के झगड़े में यहाँ नहीं पड़ेंगे। ओके, रोगी को बाबा रामदेव, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। हम क्या कर सकते हैं कि यदि हमारे माता पिता या परिजन बीमार पड़ते हैं। हाँ जी हाँ, बाबा रामदेव, शुरुआत में जब कोरोनल की दवाई आई थी, आप भी जानते हो, उसे लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। आपने कहा था कि उससे कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कह दिया गया कि नहीं, हमने ऐसा किसी तरह की कोई हरी झंडी नहीं दी है। क्या इस मामले में आपने सारी फॉर्मेलिटीज, सारे चेकबॉक्स टिक कर लिए हैं कि बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना हो? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अगर आप किसी मेडिकल साइंस को चलाने वाले या मानने वाले हॉस्पिटल में जाएंगे, जो अंग्रेजी दवाइयों को लेकर आगे बढ़ने वाले अस्पताल है, वो आपकी बात से नहीं इत्तेफाक रखेंगे। अच्छा, एक बात सुनो पहले तो रूबिका जी, हुआ क्या अंततः पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा कि हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड जो मेडिसिन दी, तो दुनिया की पहली कोरोना की दवाई के तौर पर किसको मान्यता मिली। अभी एक बहुत बड़ी बात, अब कंट्रोवर्शियल आपने की तो मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात कहता हूं। जो भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कोविड मैनेजमेंट के लिए दवाइयां दी जा रही हैं, कोई भी कोरोना की दवाई नहीं,
ये सब कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस है उनके मैनेजमेंट की ट्रीटमेंट है। और हमने जो दवाई बनाई है वो कोरोना को ठीक करती है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। एक बात। दूसरी बात और उसको जब आकर के डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, गडकरी जी ने सबको इंडोर्स किया कि भाई अब तो गवर्नमेंट ने भी माना है कि भाई ये कोविड मैनेजमेंट में इफेक्टिव है। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे आप। अगली बात, यहां आकर के तीर्थ सिंह रावत जी अभी यहां इसका उद्घाटन करके गए हैं। जो भी इसको कोविड मैनेजमेंट के लिए आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय, आपको जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा लीगली और इंस्टीट्यूशनली और कोविड प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट के तहत जो भी गाइडलाइंस हैं उसको थोड़ा करेक्ट कर देना चाहता हूं। आईसीएमआर ये कहता है, भारत का आयुष मंत्रालय कहता है कि दोनों पैथियों को मिलकर के रोगियों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों? जो एलोपैथी के चिकित्सालय हैं, सॉरी टू से, उसमें से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को छोड़ करके बाकी ट्रीटमेंट कम कर रहे हैं, बिल ज्यादा बना रहे हैं। मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ कह सकता हूं, 27 लाख करोड़ रुपए का ये जो ड्रग इंडस्ट्री का पूरा कॉर्पोरेट का जो पूरा खेल है, 27 लाख करोड़ सालाना का, इसमें हॉस्पिटलों में बिल ज्यादा बनाए जाते हैं, टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल कहें तो कहें, लेकिन हकीकत से मुंह कैसे चुरा सकते हैं। ये 27 लाख करोड़ रुपए का हेल्थ का पूरा जो कारोबार है, इसमें उपचार कम, कारोबार, और मैं तो इसको सीधा सा कहूंगा, इसमें मेडिकल माफिया और ड्रग माफिया बहुत ज्यादा सम्मिलित है। यहां किसी का स्वार्थ, हम यहां पर इस हॉस्पिटल में जो भी दवाई देंगे वो निःशुल्क दे रहे हैं सबको, गवर्नमेंट सबको निःशुल्क दवाई दे रही है। यहां किसी का कारोबार नहीं है, यहां उपचार और उपकार की भावना से हमने यह हॉस्पिटल शुरू किया है। अब उसके बाद भी कोई कंट्रोवर्सी करे तो करे। यहाँ के सारे डॉक्टर, यहाँ का सारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ आने वाले सब रोगी, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ रोगी क्यों लेंगे उपचार? रूबिका जी, यहाँ तो अभी 150 बेड की कैपेसिटी है और बुकिंग यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लोग तो चाहते हैं ना कि हमें वो उपचार मिले जिससे हमारा कोरोना भी ठीक हो जाए और उसके कॉम्प्लिकेशंस हमको ना हो। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के, और लोगों के फेफड़े, लिवर, किडनी फेलियर होकर के मर रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, ये बात सही है बाबा रामदेव। आप ये कह रहे हैं कि 150 की कैपेसिटी है आपके अस्पताल की, लेकिन 1000 लोग आने के लिए अभी तैयार है। मैं अब ये जानना चाह रही हूँ बाबा रामदेव कि ये अस्पताल चालू कब से हो जाएगा? ये अस्पताल चालू हो चुका है अभी। दरअसल कुछ पेशेंट तो अंदर भर्ती, इसीलिए मैं यहाँ मास्क लगा के पहली बार ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ हॉस्पिटल में मरीज आ चुके हैं। कुछ विजुअल्स आपको दिखा दिए जाएंगे। जो है हॉस्पिटल के अंदर कुछ मरीज ऑलरेडी आ चुके हैं और ये कल परसों तक पूरा हॉस्पिटल भर जाएगा। उसके लिए कुछ जरूरी इंतजामात लगभग कर दिए 99%। कुछ और चीजें कर ली जाएंगी तो और पेशेंट को करीब 1 से 2 दिन के अंदर पूरा हॉस्पिटल भर जाएगा। रूपका जी, अभी मैंने कहा ना 1000 से ज्यादा लोगों की तो यहाँ पर कॉल शुरू हो गई कि जो हमारे पेशेंट को हमें यहाँ भर्ती करना है, हमें भरोसा है यहाँ रोगी का सच्चे अर्थों में उपचार किया जाएगा, उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। आप इस लिहाज से सही हैं जी मेरे बाबा रामदेव। इस वक्त जिस तरीके के हालात देश में हैं और जैसे लोग परेशान हो रहे हैं, वो आप सही कह रहे हैं कि कोई बस सर पे हाथ रख दे और ये कह दे हम हैं ना, हम हैं, हम सब पूरा ख्याल रख देंगे। ऐसे में अगर आप वो बेड्स ऑक्सीजन के साथ, आईसीयू के साथ अगर आप वो सेवा देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय कदम है। मैं आपसे अब एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल जानना चाह रही हूँ। क्या आपके अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी होगी? क्या वहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाएगा? और वो तमाम एलोपैथी वाले इंजेक्शन्स और दवाइयाँ जो अभी ज़रूरी बताई जा रही है कोरोना में बचाव के लिए, ये उपचार है आपके यहाँ पर? अब देखो, प्लाज्मा थेरेपी के लिए अभी मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं।
रेमडेसिविर से लेकर के स्टीरॉयड से लेकर के एंटीबायोटिक से लेकर के जिसके लिए जो ज़रूरत होंगी लाइफ सेविंग ड्रग्स वो दिए जाएंगे, लेकिन पागलपन के साथ नहीं। आप जरा मेरी बात को फिर से गौर से सुनो। डॉक्टर गुलेरिया जी से लेकर के इस देश के सभी सीनियर्स कह रहे हैं अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीरॉयड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी, और ये स्टीरॉयड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाइयां देकर के मारा गया। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? हम देंगे ये सारी दवाइयां, देंगे जिनको जरूरत उनको देंगे, थोड़ी नहीं से कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं, ठोका ठोकी। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, और जो लोग वहां पर आपके अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा। जो आप बात कह रहे हैं कि ये पागलपन के तौर पर इलाज नहीं होना चाहिए, समझदारी से इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कोर्ट ने केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकित का, उनके पास ज्यादा डिटेल्स है। अंकित, क्या हुआ आज दिल्ली हाई कोर्ट में? रूबिका, आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को एक बार नहीं बल्कि कई बार फटकार लगाई गई है, और कोर्ट ने अब से कुछ मिनटों पहले जो अपना आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसमें यहां तक कह दिया है कि क्यों ना केंद्र सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को, जवाब मांगा है कि क्यों ना उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। इस सबके बीच में हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की अपने आदेश में कि केंद्र सरकार अपना मुंह शुतुरमुर्ग की तरह छुपा सकती है, लेकिन हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि दिल्ली में लोगों की जान जा रही है, और अगर छोटी छोटी चीजों में फंसे रहे कि इन्होंने इतनी मांग की थी, इतनी नहीं की थी, उससे जो नतीजा नहीं निकलेगा। जिम्मेदारी सबकी है, सबको मिलकर उठानी होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो जितना दिल्ली सरकार को चाहिए केंद्र सरकार को देना होगा, लेकिन उस सबके बावजूद अभी तक जो जितना एलोकेशन हुआ है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई है, और अब शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों ना कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। एक दिन भी उसके पहले के कोटे 490 मीट्रिक टन के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए, अपना ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।